आप सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के सभी अध्यायों के जो उत्तर हैं हम एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिसमें आपको मिलेंगे सभी सही विकल्प और सभी रिक्त स्थान भी। तो देखिए, आज हम देखेंगे हमारा पर्यावरण भूगोल के सभी अध्याय 1 से लेकर 7 तक के सभी अध्यायों के उत्तर एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आप हम सभी आंसर उत्तर जो है पढ़ेंगे नहीं, जल्दी से आपको दिखा देंगे। आप उनका स्क्रीनशॉट या पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सबकी अलग डिटेल वीडियो चाहिए तो वो हमने अपने चैनल में हर अध्याय की अलग से वीडियो भी डाली हुई हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 है पर्यावरण। यहाँ पे आपका पहला सवाल है, प्रश्न पहला ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्यालय स्थल। दूसरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इमारतें। तीसरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल। और चौथे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलमंडल। पांचवे का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नदियाँ। ठीक है, तो ये अध्याय 1 किस प्रकार से आपके सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। फिर है रिक्त स्थान। तो ए रिक्त स्थान में आएगा पारस्परिक क्रिया। बी रिक्त स्थान में आएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तीसरे यानी कि सी में आएगा स्थल मंडल। चौथे यानी कि डी में आएगा प्रदूषित। और पांचवे में आएगा वृक्षारोपण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान भर लेने हैं। उसके बाद है आपका प्रश्न 7वां, पर्यावरण से क्या आशा है। तो आप ये देखिए, ये उत्तर है आपका पूरा 7वें का। आप इस उत्तर को आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 8वां, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है। अगर हम एक एक वीडियो को अगर आराम से एक एक प्रश्न के उत्तर को बोलेंगे तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। फिर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको केवल उत्तर बता रहे हैं। प्रश्न पढ़ते जा रहे हैं, उसका उत्तर नीचे दिया जा रहा है। आप बाकायदा वीडियो को पॉज करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इस प्रकार से आप उसको आराम से लिख लें वीडियो को डाउनलोड करके, ठीक है। प्रश्न 8वां है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर किन किन चीज़ों से बनी है। तो उत्तर में लिख देंगे आप ये पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न 9वां है, गर्मी के मौसम में कौन से फल आपके प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। उसका उत्तर है ये। उसके बाद प्रश्न 10वां है, प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। तो ये है आपको पूरा उत्तर। उसके बाद अगला सवाल है प्रश्न 11वां, प्रकृति निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो ये है वो सूची है प्रकृति निर्मित वस्तुएं और यह है मानव निर्मित वस्तुएं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12वां, पारितंत्र का निर्माण करने में कौन कौन सहायक होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे ये सभी पेड़ पौधे जीव जंतु मानव अपने, है ना। तो ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। प्रश्न क्रमांक 13वां है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं। तो ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। आप चाहें तो ये उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये केवल जनरल नॉलेज के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत ये उत्तर है। आप चाहें तो इसका उत्तर यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न 15वां, इसको पढ़ देते हैं क्योंकि ये अच्छे से समझ में नहीं आया। तो वस्तु विनिमय पद्धति किस प्रकार शुरू हुई। तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास प्राचीन समाजों में आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान से हुआ, जिससे मुद्रा की आवश्यकता के बिना व्यापार संभव हुआ। यानी कि अभी हम क्या करते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं तो पैसा देते हैं। उस समय जो था मुद्रा यानी कि रुपया पैसा ऐसा कुछ चीज़ें नहीं थी अस्तित्व में। तो वहाँ पर लोग क्या करते थे, मान लीजिए आपको अन्न की ज़रूरत है और उनको कपड़े की ज़रूरत है, तो आप उन्हें अन्न दे देंगे। अन्न जिसकी ज़रूरत है वो अन्न ले लेगा और जिसको कपड़े की ज़रूरत है वो कपड़े ले लेगा। इस प्रकार अपनी चीज़ों का एक दूसरे को आदान प्रदान करके वो इस प्रकार से जो है जीवन पद्धति करते थे। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना जाता है। तो आपको उत्तर पूरा लिख देना यहाँ से यहाँ तक। प्रश्न 17वां है, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो आपके मन में जो भी उपाय आते हैं वो आप लिख सकते हैं, बाकी के ये 6 उपाय यहाँ पे दिए गए हैं। 18वां, जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं। तो आपको उत्तर में लिख देना है ये पूरा उत्तर। प्रोजेक्ट कार्य है, आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई 5 कार्य लिखिए। तो आपको ये पूरे 5 कार्य यहाँ पे लिख देना है। आप चाहें तो कुछ अपने शिक्षकों की सहायता से भी लिख सकते हैं, बाकी ये तो दिए गए हुए हैं। फिर है अध्याय 2, हमारी पृथ्वी के अंदर अवसादी सेल का उदाहरण है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलुआ पत्थर। दूसरा, पत्थरों का प्रयोग किस खेल में होता है। तो चिपड्डी यानी कि स्टापू। तीसरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोहा। चौथे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आग्नेय सेल। और पांचवे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शैल चक्र। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पहले ए नंबर पर लिखना है चूना पत्थर, बी नंबर पर लिखना है ईंधन, सी नंबर पर लिखना है अवसाद और डी नंबर पर लिखना है 3500 और ई नंबर में लिखना है आग्नेय। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान से भी कंप्लीट कर लेना है, ठीक है विद्यार्थियों। फिर प्रश्न 7वां है, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से हुआ है। तो ये है आपका उत्तर,
ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। तो आप चाहें तो ये उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, और अगर ज़्यादा लिखना चाहें तो यहाँ से पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं। प्रश्न 9वां, सेल किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर है यहाँ से। ठीक है, आपको अगर शॉर्ट में लिखना है तो ये उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर प्रश्न 8वां, मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर है? आप चाहे तो केवल ये बस भी लिख सकते हैं, इतना बस याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर। केंद्रीय क्रोट की प्रमुख विशेषताएं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तीनों विशेषताएं। प्राथमिक सेल से क्या आशा है? तो आपको देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, चाहे तो आगे का भी लिख सकते हैं। प्रश्न 13वां, सेल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो आपको पूरा उत्तर लिखना होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। फिर है प्रश्न 14वां, दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? उत्तर में पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। फिर है सेल कितने प्रकार की होती है, उनका वर्णन कीजिए। तो सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इनका वर्णन किया गया है, आप लिख सकते हैं, ये है आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का और नीचे कायांतरित सेल का। ठीक है। फिर सेल चक्र क्या होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो सेल चक्र जो होता है, ये देखिए उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, और इसका चित्र अगर हम देखें तो ये है उसका सेल चक्र का चित्र। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से इस चित्र को बनाइएगा आराम से। फिर है पृथ्वी के आंतरिक भाग का नामांकित चित्र। तो आपको ये चित्र बना देना है, जिसमें आपको भूपरपटी, मेंटल, बारकोड और आंतरिक कोड यहाँ पे दिखाई देते हैं। जिस वाष्प में किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे ये पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक। आग्नेय एवं कायांतरित सेल को उदाहरण सही समझाना है। तो आग्नेय सेल में आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और कायांतरित सेल में पूरा ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा उत्तर जो है आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं विद्यार्थियों अध्याय 3 की तरफ। अध्याय 3 है हमारा, हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए भूकंप। दूसरे ऑब्जेक्टिव का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेशर्प। तीसरे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात। चौथे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री गुफा। और पांचवे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलप्रपात। फिर है रिक्त स्थान जो है, पहला रिक्त स्थान ए है जो है लोयस, बी है डेल्टा, सी रहेगा अपरदन, और डी रहेगा रिक्टर स्केल, और ई रहेगा ज्वालामुखी। फिर है प्रश्न 7वां, स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशा है? आपको लिखना है, तो उत्तर में आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं। बालू टिब्बा किसे कहते हैं? तो आपको ये पूरा उत्तर यहाँ पे लिख देना है। फिर है रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है? तो आपको उत्तर देखिए, ये है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर है प्रश्न 10वां, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी को कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? तो ये हैं वो सभी घटनाएं। ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है ज्वालामुखी का नामांकित चित्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये चित्र बना देना है। भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए? तो 2 पॉइंट में हमने बताया है यहाँ पे, तो आपको ये दोनों पॉइंट जो है लिख देना है। 13वां, विसर्प किसे कहते हैं? जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़ा मार्ग पर बहने लगती है। नदी के नहीं मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। अपरदन व निक्षेपण में अंतर, तो आप चाहे तो सारणी बनाकर भी लिख सकते हैं, या फिर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं होती तो सारणी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप ये उत्तर लिख देंगे यहाँ पे। उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो आपको उत्तर में पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर है 16वां, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? तो ये है जब नदी बड़ी ढाल वाले स्थान से कठोर शैली या खड़े ढाल वाली मिट्टी में गिरती तब यह जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो पहले आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक थ्योरी लिखना है, फिर इस छोटे से इसमें कॉलम में आपको चित्र बनाना है इस प्रकार का। ये है आपका डेल्टा। फिर है समुद्री तरंगों द्वारा स्थिर आकृति का वर्णन कीजिए। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा उत्तर है, आप चाहे तो छोटा भी लिख सकते हैं। हिमनद के कार्य लिखिए। तो हिमनद के कुल 3 कार्य बताए गए हैं, 1 2 3। तो ये आपको तीनों कार्य यहाँ पे लिख देना है। फिर है 20वां, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से छत्रक सेल और बालू टिब्बा का निर्माण होता है। इनके बारे में आपको 2-2 लाइनें लिख देनी है। फिर अध्याय 4, वायु। पहला है सवाल, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। वर्षा का प्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर डी अम्लीय वर्षा। क्षोभमंडल और मध्यमंडल के बीच पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है? तो ये तापमंडल। 4 का उत्तर जाएगा 0.03%, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बताता है। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए क्षोभमंडल में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा उच्च दाब से निम्न दाब, दूसरे में आएगा स्थानीय पवन, तीसरे में आएगा स्थायी, चौथे में आएगा मैंग्रोव, पाँचवें में आएगा ओजोन। ठीक है। फिर 7वां, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो आपको ये पूरा उत्तर यहाँ पे तक लिख देना है।
ठीक है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन जैसी गैसों का मिश्रण होता है। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? तो स्थानीय पवनों के बारे में ये देखिए, उत्तर यहाँ पे लिख दिया है। आतपन से क्या आशा है? तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आप इतना भी लिख सकते हैं। आर्द्रता किसे कहते हैं? तो आप आर्द्रता को उत्तर में ये लिख देंगे कि आपका पूरा उत्तर यहाँ पे तक पूरा बताया गया है। फिर पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? पेड़ पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? इसके अभाव पर पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी क्या होगी? बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मानव जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। वर्षा कैसे होती है? इसकी प्रक्रिया लिखिए। तो ये है पूरी वर्षा होने की प्रक्रिया। पेड़ काटने से पृथ्वी पर वायुमंडल का संतुलन कैसे बिगड़ जाता है? तो ये आपको उत्तर में पूरा समझा देना है। हरे पादप अपने भोजन के निर्माण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। फिर भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या आशा है? इससे क्या क्या हानियां हो सकती हैं? तो आपको पहले तो पूरा भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से यहाँ तक समझा देना है, फिर उसकी हानियां बता देनी है। तो कुल 4 हानियां बताई गई हैं इस उत्तर में, तो आप लिख देंगे। सतुआ पवन किसे कहते हैं? पवनों के मुख्यतः प्रकार बताइए। तो पवन के बारे में लिख देना, पवन किसे कहते हैं। और पवनों के प्रकार है 3, स्थायी, मौसमी और स्थानीय। वायुदाब से क्या आशा है? वायुदाब पेटियों का नामांकित चित्र। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुदाब की पेटियां ये हैं। तो आपको ये पूरा जो है चित्र आपको बना देना है। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो आपको ये उत्तर लिख देना है पूरा, मौसम और जलवायु में अंतर। वायुमंडलीय परतों का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो ये है बहिर्मंडल। यहाँ से शुरू करेंगे क्षोभ मंडल जहाँ पे हम रहते हैं, क्षोभ मंडल, और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, सभी माउंट एवरेस्ट पहाड़े आ जाते हैं। उसके बाद आता है समताप मंडल जिसमें कि ओजोन परत जाती है, जो कि हवाई जहाज़ वगैरह है वो इसी मंडल में उड़ते हैं। फिर मध्य मंडल, इसको हम तारामंडल भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, अध्याय 5 शुरू करते हैं। जल, आलावर जल के स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी समुद्र। महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है तरंगे। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरा, महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा के निकट। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, किंतु सुनामी के संकेत मिल सकते हैं 3 घंटे पहले। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान हो जाएगा सुनामी, दूसरे का हो जाएगा आलवणीय, सॉरी यहाँ पे लवणीय रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा लवणीय। ठीक है, आप उत्तर में क्या लिखेंगे? लवणीय। फिर सी का रहेगा 3/4, डी का रहेगा बादलों, और ई मध्य सागर में तो 340 में ग्राम प्रति लीटर लवणता है। भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में कैसे डूब गया था? तो आपको उत्तर में लिख देना है ये सुनामी के कारण जो है वो डूब गया था। तरंगे किसे कहते हैं? तो तरंगों के बारे में आपको इस उत्तर में लिख देना है। अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न 9 उत्तर में आपको पूरा ये लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे तैयार कीजिएगा। दीर्घ ज्वार एवं लघु ज्वार कब आते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दीर्घ ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में आते हैं। लघु ज्वार चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये उत्तर आपको लिख देना है। मीठे पानी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो हमारे भूमिगत जल, जहाँ कब हम पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, वो सभी मीठे पानी कहलाते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? तो सुनामी के बारे में लिख देना है, समझाना भी है, तो ये पूरा समझा भी देंगे। महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों? तो तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं के कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। दीर्घ ज्वार का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये है दीर्घ ज्वार। कब आता है? पूर्णिमा में या अमावस्या में, जब पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो ये इस समय की जो है वो दीर्घ, जब पूर्णिमा रहेगी तो जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में रहेगी, और जब अमावस्या रहेगा तो जो चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहेगा, और इस समय जो होते हैं वो दीर्घ ज्वार आते हैं। 15वां जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका जल चक्र है। थोड़ा सा धुंधला है, आप बुक की सहायता से बना लीजिए। उत्तर में आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। फिर है महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं? उत्तर में पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। जल संरक्षण की कुछ विधियां लिखिए। तो 3 विधियां हैं, 1, 2, 3। धरती के गिरते हुए जल स्तर को कैसे रोका जा सकता है? तो आपको जल संरक्षण के उपाय बताना है बेसिकली, यानी कि वर्षा जल को आप कैसे अपन उपयोग कर सकते हैं, कैसे उसको संग्रहित करके रख सकते हैं। तो ये हैं, आपको तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख देना है।
चलिए, इस प्रकार से हम अध्याय 6 पर पहुँच चुके हैं। तो पहला है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है वह मुहाना कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी के मैदान में बसा शहर है तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। खड़ी ढलानों पर समतल समतलों की वेदिकाओं का निर्माण कृषि करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चौथा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे लोग। पांचवें का उत्तर जाएगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। रिक्त स्थान देखिए, पहले में आएगा प्राणी जात, दूसरे में भूमध्य रेखा, सी में ब्रोमीलायड और डी में बंगाल टाइगर और मगर और ई में 1970। फिर है सातवां भूमध्य प्रदेश किन अक्षांशों पर स्थित है, उत्तर हो जाएगा। फिर छात्रों देखिए, आठवां एनाकोंडा सांप किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उत्तर लिख सकते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो उत्तर में ये आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल का बिहार। तो भारत की बात हो रही है। गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियां हैं, नदियां घाघरा, सोन, चंबक, गंडक एवं कोसी। भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो आपको पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। फिर है, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, तो यहाँ पे ये है इसका कारण, क्योंकि वर्षा होने से क्या होता है, वहाँ की जो जलवायु होती है वो थोड़ी सी ठंड रहती है, वहाँ पे नमी बनी रहती है और पेड़ पौधों को क्या, जलवायु में डाइवर्सिटी को क्या चाहिए, यही, ठीक है। भारत में किन क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित हुए हैं, तो आपको ये देखिए, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना। 14वां, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है, तो उत्तर में आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक डिटेल में लिख देना है। अमेजन बेसिन की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, तो 3 विशेषताएं लिख देना है, 1, 2, 3। फिर है, परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये आपको उत्तर लिख देना है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। वर्षा वन क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली के बारे में लिखिए, देख लीजिए आराम से वीडियो को पॉज करके, ये उत्तर आपको लिख देना है। फिर 19वां, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती अधिक क्यों होती है, तो उत्तर में आपको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे बहुत उपजाऊ रहता है, ठीक है, पर्याप्त जल मिल जाता है, समतल भूमि मिल जाती है जो कि धान की खेती के लिए उपयुक्त है। 20वां, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इनामबाड़ा, असम का काजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। 21वां, अमेजन बेसिन व गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु में तुलना कीजिए, तो ये आपको पूरा तुलनात्मक रूप से ये उत्तर लिख देना है। अध्याय 7 में जाते हैं, रेगिस्तान में जीवन। तो लद्दाख में भेड़ व बकरी के बालों का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ऊनी वस्त्र बनाने में। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत विलो नामक लकड़ी से बनाया जाता है। मिस्र में उगाई जाने वाली फसल है कपास, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर में पूर्व बृहत हिमालय लद्दाख का एक रेगिस्तान है, तो उपयुक्त सभी। लद्दाख के रेगिस्तान में पाया जाने वाला पानी है, तो ऑप्शन नंबर सी याक। भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म है। रेगिस्तान में उपजाऊ क्षेत्र को मरुद्यान कहते हैं। लद्दाख की प्रमुख नदी है सिंधु और लेह है लद्दाख की राजधानी। फिर है, सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आप उत्तर में केवल इतना लिखेंगे 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 11 देशों से घिरा हुआ है। आप चाहें तो उनके नाम भी लिख सकते हैं, बाकी आपको इतना उत्तर भी लिखेंगे तो इतना भी काफ़ी है 2 नंबर में। रेगिस्तान की क्या विशेषताएं होती हैं, तो शुष्क प्रदेश होता है। ये पूरा उत्तर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषताएं लिखिए, तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु की अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। पूरा उत्तर यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है। सहारा रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, तो आपको ये पूरा कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया, ठीक है, ये उत्तर लिख देना है। मिस्र में नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं, तो खजूर के पेड़, चावल, गेहूँ, जौ, सैम जैसी फसलें उगाते हैं। लद्दाख के उत्तर एवं दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो ये पूरा उत्तर जास्कर पर्वत, काराकोरम है उत्तर में और दक्षिण में है जास्कर, ठीक है। और जो नदियाँ है प्रमुख सिंधु नदी। लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, ठीक है, तो जो जिससे हम क्रिकेट का बल्ला बनाते हैं सरपत विलो, वो भी जो है पेड़ यहीं पे पाया जाता है, ठीक है। सहारा में लद्दाख के रेगिस्तान के लोगों के बीच में जनजातीय के जीवन में चलना लिखिए। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में को कवर करता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। लद्दाख रेगिस्तान में अधिकांश लोग हिंदू या मुसलमान हैं, बौद्ध हैं।
सहारा में चावल, गेहूँ, जौ एवं सिरोम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा उत्तर आपको लिख देना है। लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बतानी है तो यहाँ के सभी विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं, सभी बड़ी ही मिलजुल कर रहते हैं और महिलाएं जो है बड़ी ही परिश्रमी होती हैं। लद्दाख में पशु पक्षियों की कौन कौन सी विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पशुओं में प्रजातियां हैं ये, और पक्षी में है रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप आदि पक्षी पाए जाते हैं। लद्दाख के लोग ग्रीष्म काल में किन फसलों की खेती करते हैं? तो जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम। मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, इनका विस्तार कैसे रोक सकते हैं? तो आपको उत्तर में पूरा उत्तर लिख देना है। रेगिस्तान क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो पीने के लिए जल, मवेशियों को चरने के लिए घास नहीं होती, फसलों को उगाने के लिए जल नहीं होता, अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु, कम वर्षा, विरल वनस्पति आदि। तो ये थे सभी अध्यायों के उत्तर। आपको पूरे 1 से लेकर 7 तक भूगोल के अध्याय बताए गए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में सभी अध्यायों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।